नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है निवेश का महाकुंभ। जी हां, राजधानी भोपाल में निवेश के महाकुंभ का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की जमकर तारीफ की और कहा कि प्रदेश में निवेश का सही समय है और एमपी में अपार संभावनाएं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश के विकास के लिए मध्य प्रदेश भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा। अब भोपाल में शुरू हुई इस निवेश के महाकुंभ ने कुछ सवाल भी खड़े किए। उन सवाल को भी हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में निवेश की बेला, भोपाल में लगा निवेशकों का मेला। राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की भव्य शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम ने मध्य प्रदेश सरकार की निवेश को प्रोत्साहित करने वाली 18 से ज्यादा नीतियां भी लॉन्च की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम को भी इस समिट के लिए बधाई दी। साथ ही कहा कि एमपी ईवी क्रांति में लीडिंग स्टेट है और निवेश का यही समय सही समय है। मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर के मामले में भारत के टॉप के राज्यों में है। मिनरल के हिसाब से भी टॉप 5 राज्यों में से है। एमपी में हर वो संभावना है जो इसे टॉप 5 राज्यों में ला सकता है। बीते 2 दशकों में एमपी ने ट्रांसफॉर्मेशन का नया दौर देखा है और क्या कुछ पीएम मोदी ने कहा वो भी सुनिए। मैंने लाल किले से कहा है, यही समय है, सही समय है आपके लिए एमपी में इन्वेस्टमेंट करने और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भी यही सही समय है। एमपी में डबल इंजन सरकार बनने के बाद विकास की गति भी जैसे डबल हो गई है। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर एमपी के विकास में, देश के विकास में जुटी है। एमपी में हर वो संभावना है, हर वो पोटेंशियल है जो एमपी को जीडीपी के हिसाब से भी देश के टॉप 5 राज्यों में ला सकता है। इधर पीएम मोदी ने एमपी को निवेशक के लिहाज से बेहतर बताया तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भविष्य में निवेश की बड़ी संभावनाओं के साथ प्रदेश सरकार केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। पर्यटन के सेक्टर में यहाँ का इकोसिस्टम भी पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। इसके साथ ही सीएम ने निवेशकों को ये भरोसा भी दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प भारतवासियों ने लिया है। हमारा लक्ष्य देश को $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। ऐसे में विकसित भारत के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकसित मध्य प्रदेश समस्त प्रदेशवासियों के साथ अपना महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी अनुक्रम में हमने आगामी 5 वर्ष में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य निश्चित किया है, जिसको आपके आशीर्वाद से लगातार हम गतिशील हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले ही दिन अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने माइनिंग, स्मार्ट व्हीकल, थर्मल एनर्जी सेक्टर में 1,10,000 करोड़ निवेश का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इससे सन 2030 तक 1,20,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। सरकार के साथ बातचीत के बाद स्मार्ट सिटी, एयरपोर्ट और कोल बेल्ट एरिया में 1,00,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त इन्वेस्ट करेंगे। खैर, ये तो शुरुआत है।
2 दिन चलने वाली इस भव्य समिट में कई करोड़ के निवेश प्रदेश सरकार को मिलने वाले हैं और ये निवेश प्रदेश के विकास को नई उड़ान देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश के विकास को नई गति देगा? दूसरा सवाल, क्या मध्य प्रदेश निवेश को लेकर देश में अलग पहचान बनाता जा रहा है? तीसरा सवाल, क्या मोहन सरकार की नीतियां निवेशकों को पसंद आने लगी हैं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख, अर्थशास्त्री आर.के. गोयल और हमारे सहयोगी प्रभु टेरिया। गोयल जी, शेख साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत आज प्रभु जी आपसे करते हैं। क्या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश के विकास में नई गति देगा? क्योंकि आपने बहुत सारी समिट कवर भी की हैं, आप कैसे देखते हैं इस समिट को? जब 2003-04 में जब समिट पहली शुरुआत हुई, 2003 में उमा भारती की समिट की तैयारी शुरू हुई थी, फिर बाद में समिट हुई थी उनके जाने के बाद। खजुराहो में पहली 2 समिट हुई, इसके बाद की फिर इंदौर में होती रही। हम तब से देख रहे हैं, तब आज जो चेहरे हमको दिख रहे हैं, तब ये चेहरे मध्य प्रदेश में आने को तैयार नहीं होते थे। बिल्कुल। आज यदि हम पहले दिन देख रहे हैं, अडानी आए हैं, गोदरेज आए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति यदि आ रहे हैं प्रदेश में, तो ये चेहरे उस समय नहीं आते थे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश वाकई में जो यदि हम कहें कि जो बीजेपी के नेता कहते हैं या आम जो कहते हैं, वो आपने भी अनुभव किया होगा। सड़कें बहुत ज़्यादा खराब थी, पानी की दिक्कत थी। देवास जो हमारा बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है प्रदेश का, वहाँ पर कभी जो है रेलगाड़ी से पानी लाया जाता था। बिल्कुल। आज देवास में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है। वहाँ पर अब आपको कभी ये क्राइसिस सुनाई नहीं देता कि देवास में लोगों को पीने के लिए या उद्योगों के लिए पानी की कमी है। तो ये स्थिति है। बिजली की बात करें तो हमने बिजली का वो दौर भी देखा जब प्रदेश में बिजली न तो शहरों में लोगों को पूरे समय घर पर जलाने को मिलती, ना खेतों पे मिलती। तो उद्योगों की तो आप अंदाजा ही लगा लीजिए क्या स्थिति रही होगी। तो वहाँ से यदि हम आज यदि देखते हैं 20 साल बाद, तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे उद्योग लगे। आप मंडीदीप चले जाइए, मंडीदीप में आपको कई उद्योग दिख रहे हैं। आपको इन्फोसिस आया हमारे यहाँ, TCS आया हमारे यहाँ। पूरे प्रदेश में एक बदलाव हुआ है। अब ये नहीं कह रहे हैं कि हम सैचुरेशन पे पहुँच गए या नंबर 1 हो गए, गुजरात को मात दे दिया, लेकिन अभी बहुत संभावनाएं हैं। और उन्हीं संभावनाओं की लिहाज से यदि इस इन्वेस्टर समिट को आंकते हैं तो करीब 20,000 निवेशक यदि इसमें आ रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि मध्य प्रदेश के प्रति लोगों का रुझान कितना है। पहले बुलाने पर भी जो है आप उनको सारी सुविधाएं दे दीजिए, हवाई जहाज का टिकट दे दीजिए आने के लिए, तो भी 500 नहीं जुड़ते थे। और अब ये 20,000 लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं आने के लिए। बहुत सारे आ रहे हैं, इतने आ गए हैं कि भोपाल में उनके रुकने की जगह नहीं है। कुछ निवेशक तो जो है इंदौर में रुके, इंदौर से सुबह सुबह भोपाल आए हैं। तो अब इसे अंदाज़ा लगा लीजिए कि प्रदेश के प्रति लोगों में माहौल में बदलाव आया है, सोच में बदलाव आया है, क्योंकि यहाँ संभावनाएं दिख रही हैं लोगों को। तो क्या धरातल पर भी ऐसा असर दिख रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल निश्चित दिख रहा है ब्रजेश जी। अब ये देखिए, यदि हम आप सोचिए कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करें, तो आज सोलर पावर में देखिए मध्य प्रदेश वहाँ पर खड़ा है कि जो है दिल्ली की मेट्रो मध्य प्रदेश की सोलर पावर से चलती है। बिल्कुल। रेलवे को हम जो है आगर मालवा के सोलर पावर प्लांट से बिजली दे रहे हैं। हम अब ओंकारेश्वर में हमने फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया है एशिया में, जिसको पूरी अध्ययन करने के लिए लोग आ रहे हैं। हम अब उस टेक्नोलॉजी पे चले गए कि पहले ये कहा जाता था बिजली का स्टोरेज नहीं कर सकते। बिजली एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ ग्रिड में बहती रहती है तारों में, उसका स्टोरेज नहीं हो सकता। अब हम सोलर पावर को स्टोरेज करके और फिर उसको रात में बेचने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो यहाँ तक यदि हम जा रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए। एशिया का सबसे बड़ा ऑटो टेस्टिंग ट्रैक हमने बना लिया पीथमपुर में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं टेक्सटाइल के बहुत सारे कॉरिडोर भी बना दिए हैं। लगातार हम कह सकते हैं कि एक के बाद एक सीढ़ी विकास की चढ़ रहे हैं। लेकिन गोयल जी, क्या वाकई में अलग पहचान बनता जा रहा है मध्य प्रदेश निवेश के मामले में? और जो प्रभु जी कह रहे हैं कि हाँ कुछ फर्क तो दिख रहा है, मध्य प्रदेश में निवेश तो आ रहा है, बड़े निवेशक यहाँ आ रहे हैं जो पहले कतराते थे। चाहे जो प्रधानमंत्री ने कहा कानून व्यवस्था वैसे नहीं थी, चंबल में डकैतों का, यदि बालाघाट में जाए तो नक्सलियों का, और अब वैसी व्यवस्था नहीं है। मिनरल्स बहुत हैं, कानून व्यवस्था अच्छी है, सड़कें अच्छी हैं। मैं प्रभु जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। देखिए, एमपी में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम सेंट्रली लोकेटेड हैं
हमारा जो हमको कहीं भी अगर माल भेजना है तो हमारे पास कश्मीर से कन्याकुमारी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। पहले मध्य प्रदेश में दिक्कत ये होती थी कि यहाँ रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होने के कारण कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पर आने में कतराता था। जहां तक माहौल की बात है, माहौल भी पिछले 10 सालों में बहुत सुधरा है। और जिस तरीके से मोदी जी ने आके, और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से सेक्टोरियल सब बांटा गया है कि अलग अलग जो है सेक्टर के लिए अलग अलग कार्य किया जाएगा, अलग अलग मीटिंग्स की जाएंगी, और जिस तरीके से पॉलिसीज बनाई है उससे ये लग रहा है कि कहीं न कहीं जो है वो पिछली जो हमने मीटिंग्स करी थी उसमें हमने जो गलतियां करी थी उसको पूरा रिमूव करने का, पूरी तरीके से दूर करने का प्रयास इसमें किया गया है, और वो पूरी तरीके से दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर दिख भी रहा है शेख साहब, लेकिन 10 साल बहुत समय होता है, 15 साल वैसा अंतर नहीं आ रहा कि बड़े निवेशक हम पहले क्यों नहीं बुला पाए। व्यवस्था तो पहले भी दुरुस्त हो गई थी, अब बुलाए हैं तो क्या धरातल पे वाकई में तेजी से दिखेगा मध्य प्रदेश में विकास? बड़े कारखाने लगेंगे यहाँ पे, बड़े उद्योगपति या सिर्फ चेहरे दिखा के ना चले जाएंगे? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो चीजें प्रत्यक्ष होती है ना, उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और मैं आपके व्यूवर्स को भी कहता हूँ, ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत लोग देखते हैं हमको। तो उज्जैन हुआ, उज्जैन की उद्योगपुरी में जाके देखिए, आपको दोनों तरफ बने हुए, रोड के दोनों तरफ बने हुए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिखेंगे। वो खाली जमीन नहीं नजर आएगी कहीं पर भी। आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्री या तो बन चुकी है या बनती हुई नजर आएंगी। 380 हेक्टेयर्स की जगह रिजर्व की थी, वो खत्म हो चुकी है। अब नए निवेशकों के लिए दूसरी जगह को एक्विजिशन करके देना पड़ेगी। पहले 5 हुआ करते थे पीतमपुर में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, अभी 2 हमने बीच में 2 साल पहले बढ़ाए, वो दोनों फुलफिल हो चुके हैं। और 2 और क्लस्टर्स को के लिए जमीन एक्विजिशन का काम शुरू करने वाली है सरकार। यही चीज आपको रीवा में नजर आ रही है, दूसरी जगहों पे नजर आ रही है। और जिस तरह से हुजूम आया है इंडस्ट्रियलिस्ट का, और मैं तो आपसे कहता हूँ, आप भोपाल में बैठे हैं भाई साहब, आप देखिए कि जितनी बड़ी होटलें हैं भोपाल की, वहां रूम्स की डिमांड एंड सप्लाई मीट नहीं हो पा रही, क्योंकि बड़े इंडस्ट्रीज जो आए हैं वो 5 स्टार 4 स्टार में रुकते हैं, तो वहां पर कमरे नहीं है, कमरे हैं तो बहुत महंगे हैं। इतना ज्यादा रुजू है लोगों का मध्य प्रदेश की इतने तरफ। बड़े उद्योगपति आ रहे हैं तो उस हिसाब से कमरे महंगे होंगे, तो क्या उसमें क्या दिक्कत है? मतलब व्यवस्था तो है। दिक्कत की बात नहीं है। पटेरिया जी ने कहा था कि जब हमारी उमा दीदी की सरकार आई थी तो खजुराहो में 500 लोग इकट्ठा करना मुश्किल कर पड़ते थे, सब कुछ देने के बावजूद भी अपनी तरफ से। आज वो खुद अपनी व्यवस्थाओं से आते हैं, लेकिन फिर भी कमरे नहीं मिल रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि हम कहाँ थे और कहाँ आए हैं। तो ये बात सही है कि 20 साल बहुत होते हैं, लेकिन 20 साल में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से एक प्रोग्रेसिव राज्य बना दिया। 16.8% हमारी एसजीडीपी की दर है, जो कि इंडिया की जो अखिल भारतीय जीडीपी है उससे लगभग डबल। मतलब हम ड्राइविंग इंजन बन चुके हैं आज इंडिया की जीडीपी के भी। आप प्रति व्यक्ति आय में देखिए कि आपने जो कहा कि ये बात बहुत लंबा समय है 20 साल का, तो 20 साल पहले 14,000 रुपए केवल प्रति व्यक्ति आय थी, जो आज 1.25 लाख को क्रॉस कर चुकी है। तो हमने बहुत कुछ किया है। और फिर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है ना भाई साहब, तो ये आपके विरोधियों को नहीं दिखता क्या? वो तो कह रहे हैं कुछ नहीं किया, इवेंट करते हैं आप लोग, बस देखिए रोजगार लोगों को आप दे नहीं पा रहे हैं। अरे साहब, अगर देखिए उनके पास विजन होता तो वो सत्ता में होते, और जिनके पास विजन नहीं होता उनको दिखता नहीं है, वो तो अंधे है ना। तो विजन नहीं होता उनके पास, चलिए तो आप कह सकते हो। और तभी विजन नहीं है ब्रजेश जी, तभी तो आपका लेकिन कुछ राज्यों में उनकी भी सरकार है और उनका भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, माइनस से प्लस में आते जा रहा है। ब्रजेश भाई, विजन होता तो आपके टेलीविजन पे प्रवक्ता आता ना, उनका कहाँ आया? ये भी सही बात है। लेकिन प्रभु जी, निवेशकों की बात हो गई 2 दिन का, कल अमित शाह भी होगा, समापन करेंगे। बड़े व्यापक स्तर पर राजधानी में पहली बार हुआ है, लगातार होती रही है। क्या आपको लगता है कि जो गलतियां जो गोयल जी कह रहे थे उनसे सबक लिया सरकार ने, यही वजह है कि नीतियां पहले लेकर आए हैं और अलग तरह की व्यवस्थाएं की हैं? ये कितनी कारगर होंगी हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? इस बार क्या अलग है? बिल्कुल ब्रजेश जी, इस बार बहुत कुछ अलग है। मैं पहले वो जो 20 साल में क्या हुआ, मैं एक जरा सा उसको अपने शब्दों में बता देता हूँ जी। हम जब थे, जीरो थे, तो हमारे पास संसाधन बहुत सारे थे, मिनरल्स बहुत थे हमारे पास, कोयला पर्याप्त मात्रा में था, तो हमने उधर ध्यान दिया। अब धीरे धीरे जब हम
और संसाधन संपन्न होते जा रहे हैं तो अब हम बाकी चीज़ों में ध्यान देना, अब हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। जो आज प्रधानमंत्री ने कहा है TTT फार्मूला कि मध्य प्रदेश में यदि आप आ रहे हैं तो अपार संभावना है, आप यहाँ आइए, आप टूरिज्म के सेक्टर में निवेश कीजिए, आप टेक्सटाइल के सेक्टर में निवेश कीजिए, आप टेक्नोलॉजी के सेक्टर में निवेश कीजिए। हम सेमीकंडक्टर पर सोच रहे हैं कि अब सेमीकंडक्टर मध्य प्रदेश में फैक्ट्री लगाई जाए, यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। टेक्सटाइल चूँकि हम कॉटन बेचते हैं, कपास हमारे यहाँ से जाता है, कपास की कैपिटल मध्य प्रदेश को कहा जाता है, तो हम सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ से अब कपड़ा बन के जाए, सिर्फ धागा कपास ना जाए। पर्यटन के लिए हमारे पास बहुत सारी समय, तो ऐसे अब हम सेक्टर वाइज उस पर आगे फोकस करते चले। जो मिनरल्स था उसको निकालने का काम पहले वहाँ थे कि हमारे पास जो है उसको बेच लिया जाए, इससे कुछ पैसा आए, वो काम हो गया। पानी का काम हो गया, बिजली का काम हो गया। अब हम आ रहे हैं औद्योगिकरण पे, असली औद्योगिकरण जिसको हम कहते हैं, अब उसकी तरफ जा रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में हमारे पास बहुत संभावनाएं, बहुत अच्छा काम है। हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग का काम शुरू हुआ था, लेकिन ये जरूर कहना होगा कि उसमें उतना बड़ा कोई प्लांट मध्य प्रदेश में नहीं आया कि जिसको हम आज कह सके कि ये मध्य प्रदेश की पहचान बन गया है। बड़े जोर शोर से हमें लग रहा था कि कोको कोला कंपनी भी आने वाली तो वो है, उसको हमको करना पड़ेगा ब्रजेश जी। हम हो सकता है उसके बाद भी मध्य प्रदेश वहाँ जाए, तो इसमें सरकार का योगदान है, प्रदेश की संभावना योगदान है। प्रदेश में अब जो युवा शक्ति आ रही है, अब देखिए, अब जो है अब हमारे यहाँ जो है लोगों को ITI तक सीमित थे, अब उसके बाद और अच्छे से उनको ग्लोबल स्किल पार्क बन गया, स्किल्ड लेबर तैयार करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी संभावनाएं जिसकी वजह से मध्य प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो समिट है ये भोपाल में होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ब्रजेश जी। किसी भी राज्य की पहचान, यदि भारत, जैसे पाकिस्तान में क्रिकेट का मैच हो रहा है, लेकिन भारत दुबई में खेलने जा रहा है, तो लोगों के मन में सवाल उठता है कि पाकिस्तान में इतनी सुविधाएं, संसाधन नहीं है। बिल्कुल वैसे ही मामला है, मध्य प्रदेश में समिट हो रही है, यदि राजधानी में नहीं हो रही है तो स्वाभाविक तौर पर लोगों में एक हिचक होती थी। अब वो हिचक दूर होगी कि मध्य प्रदेश की जिस राज्य की राजधानी साधन संपन्न है, सबको समाहित करने की क्षमता रखती है, तो निश्चित तौर से उस राज्य की यदि दूर दराज के जिले में हो जाएंगे तो वहाँ पर भी संभावनाएं होंगी। अब देखिए, हमारे यहाँ एयरपोर्ट भी बढ़ गए हैं, बहुत सारी लॉजिस्टिक चीज़ें बहुत सारी बढ़ गई हैं। ये जरूर है, हम लैंड लॉक स्टेट हैं, तो हमको अपनी मजबूरियाँ, अपनी जो विशेषताएं, उसके आधार पर निर्णय लेना होगा, ना कि हम गुजरात बनने की कोशिश करें कि गुजरात के हमको समुद्र का रास्ता मिल जाए, सीधे एक्सपोर्ट कर लें। वो स्थिति हमारे यहाँ नहीं हो सकती। तो हमारे पास हवाई अड्डे बनाएं, हम हवाई जहाज के जरिए एक्सपोर्ट करने की सुविधा बनाएं। तो वो सारी चीज़ों पर अब हम जा रहे हैं, क्योंकि पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा किया हमने। जो ये कहें कि पहले हमारे पास खाने को अनाज नहीं था, पहले हमने कहा कि गेहूं उपज लाए पेट भरने के लिए, अब हमको अब वैरायटी चाहिए उसमें, तो हम वैरायटी की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम उसको सेल करने की तरफ जा रहे हैं, किस तरह से हम उसका निर्यात कर सकें, उस दिशा में जा रहे हैं। गोयल जी, हमारे पास पोर्ट तो है नहीं है गुजरात की तरह, जो कहा है प्रभु जी ने, ना महाराष्ट्र की तरह। हमारे पास जो मिनरल्स हैं, या हम कोयले की बात करें तो अधिकांश वो चला गया है छत्तीसगढ़ में। तो क्या ये जो इन्वेस्टर समिट हुई है, ये आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश को मजबूत कर पाएगी? हम सरप्लस में आ पाएंगे? देखिए, आज भी ये बात उठ के आई है कि इनोवेशन जो है, टेक्नोलॉजी को हमको जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे इंदौर में भी आपने देखा कि सुपर कॉरिडोर बना है, वहां पे बड़ी बड़ी IT कंपनीज आ रही हैं। तो ये जो होगा ना, देखिए GST के अंदर ये होता है कि अगर जहां पर कंजम्पशन होता है उसी स्टेट को टैक्स मिलता है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ हो भी जाएगी और अगर हमारे यहाँ से दूसरी जगह माल जाके कंज्यूम होगा तो हमारे स्टेट को टैक्स नहीं मिलेगा। पर ये बात है कि रोजगार मिलेगा और बाकी जो एंसिलरीज यहाँ पे डेवलप होंगे उससे बेनिफिट मिलेगा। हमारी एक नेगेटिविटी इंदौर के लिए ये रही कि हमारा रेलवे का बड़ी लाइन यहाँ आके खत्म होती थी, और अब ऐसा बहुत जल्दी लग रहा है कि वो रेलवे लाइन हमारी चालू होगी। अगर यहाँ से खंडवा और बॉम्बे की लाइन चालू होती है, उसमें लॉजिस्टिक भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो जो हमारे पास पोर्ट नहीं होने के कारण नेगेटिविटी है, उसको हम रेलवे से हम जाके ठीक कर सकते हैं। दूसरा, एक बहुत बड़ी बात निकल के सामने आई है कि डीरेगुलेशन, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे न केवल प्रधानमंत्री ने, CM साहब ने, दोनों ने इस पे बहुत जोर दिया है। जैसे कि लेबर लॉज, अभी क्या होता है कि जैसे आप उदाहरण देना चाहूंगा केरला का, केरला की इंडस्ट्री इसलिए बंद हो गई कि वहाँ कॉमरेड्स ने जो है वो लेबर लॉज को पूरा इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करा, जो कि किसी भी इंडस्ट्री में संभव नहीं है कि सारे के सारे लेबर लॉज को 100% लागू किया जाए। उसके कारण से वहाँ की सारी इंडस्ट्रीज वहाँ से चली गई। लेबर लॉज अगर ठीक रहेंगे, हमारे बाकी लॉज ठीक रहेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहेगा, है ना। जो इच्छा शक्ति अभी जन नेताओं ने बताई है वही ब्यूरोक्रेसी बताएगी,
तो निश्चित मान के चलिए कि हमको बेनिफिट होगा। और जो जो इच्छा शक्ति जन नेताओं की होती है वही ब्यूरोक्रेसी में ट्रांसलेट होती है और उसी तरीके से काम आगे बढ़ता है। तो इनोवेशन पे अगर हम ध्यान देंगे, अगर हम काम करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ध्यान देंगे, रेगुलेशन कम करेंगे, लाइसेंसिंग के लिए परेशानियां कम आएंगी, प्लग एंड प्ले की बात भी सुनने में आई है कि इंडस्ट्री और उसकी झलक भी हमको देखने को मिल रही है कि सरकार उस तरह की नीतियां ला रही हैं, पहले जो कमियां रही हैं उनको दूर करने का प्रयास कर रही है। बहरहाल समय भी इजाज़त नहीं देता, इसलिए गोयल जी माफ़ी चाहते हैं। आप गोयल जी आपका और शेख साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर ये निवेश मध्य प्रदेश की तरक्की के लिए महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से प्रभु जी ने भी बताया, गोयल जी ने भी बताया कि लगातार मध्य प्रदेश सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ता जा रहा है और वो दिन दूर नहीं है कि हमारे पास भले ही पोर्ट ना हो, लेकिन हम कुछ ऐसे इस्तेमाल करके, चाहे एयरपोर्ट बनाकर, वो कमियां भी दूर करके मध्य प्रदेश के विकास की और आगे ले जाता हुआ और आगे जाता हुआ देख सकते हैं। और उस तरह से जिस तरह से सरकार सोचती है, अब लगता है ब्यूरोक्रेसी भी वैसा ही सोचने लगी है। तो वो दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।